बेटा अगर आपको भी इकोनॉमिक्स से डर लगता है तो यह डर आज समाप्त होगा। मैं गारंटी लेता हूं कि जिस टॉपिक को मैं लेकर के आया हूं यहां से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं और ये लगभग लगभग आपके 10 से 15 नंबर को टक्कर देंगे। ये आज आपके कंप्लीट होंगे, पक्के होंगे। हमारे पिछले अनुभव ने यही कहा है, अनुभव रहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। यहां से आपके पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन है उसमें आपके एमसीक्यू बेस्ड भी हैं, जो सूत्रों से क्वेश्चन है, जो उसके टाइप से क्वेश्चन है, उसके काइंड से क्वेश्चन है, साथ ही साथ इसके लोच के ग्राफ से 5 नंबर वाले अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इतना ही नहीं, आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी यहीं से देखने को मिल जाएंगे कि परिभाषा बताइए, यह भी बताइए कि इसके मापन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आज ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे अपनी इस प्यारी सी क्लास में। एक बार आप कमेंट करके बता दो कि आपको क्या पूर्ति का भी ग्राफ चाहिए, पूर्ति की लोच भी समझ में नहीं आ रही तो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं गारंटी लेता हूं बेटा आज जो क्लास मैं ले रहा हूं ना वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो फटाफट जुड़ जाओ। पहली बार अगर आप हैं और ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो आपको लाइक भी करना है और एक कमेंट छोड़ करके जाना है अपने विशाल सर के लिए। प्यारे साथियों, मैं आपका विशाल सर, इकोनॉमिक्स टीचर। मैं आज आपको आपके बोर्ड एग्जाम के डर को जो 2 फरवरी को होने वाला है उसे कम करने के लिए यह प्रयास कर रहा हूं। प्रयास अच्छा लगा हो तो थम्स अप कीजिएगा। बेटा मैंने जैसा कि अभी बताया आपको कि हम यहां पे मांग की लोच को लेकर के उपस्थित हुए हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसके सूत्र से भी क्वेश्चन बनते हैं, फार्मूले से भी, और इसके ग्राफ से भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ मापन की विधियां भी पूछी जाती है कि किन विधियों से इनका मापन होता है। स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं बेटा, इसके जो सूत्र में एक बड़ी बात छिपी हुई है, वो बात छिपी हुई क्या, इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी। इसका जो फार्मूला बनता है वो कैसे बनता है, तो डेल्टा क्यू और डेल्टा पी, और इसमें प्रतिशत की बात होती है, इसमें प्रतिशत की बात होती है। कभी कभी आपको एमसीक्यू में ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा मेरे लाल। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो 1 नंबर यहां से सेलेक्ट करो, हाँ गुरुजी मेरा ये बन गया। लेकिन अगर कुछ शिक्षक गण या कहीं कुछ बुकें आपको यहां से भी भ्रमित कर रही हो तो आपको यहां पर भी टिक लगाने के लिए तैयार रहना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच कैसे होती है बेटा, तो एक तो इस तरीके से भी आपको दिखाई दे सकता है, इस तरीके से भी आपको दिखाई दे सकता है, एक फार्मूला, एक सूत्र, और यहां से भी आपको कहीं भी भगना नहीं है, घबराना नहीं है। यह भी सूत्र उतना ही सही है जितना सूत्र ये सही है। क्लियर है जी। तो आपको अगर कभी भी न्यूमेरिकल भी आए और आपको अगर सिर्फ ये क्यू में होने वाला परिवर्तन, मतलब मांग की मात्रा में परिवर्तन बटे कीमत में होने वाला परिवर्तन अगर आपको दिया रहे तो आप दोनों को ऐसे रख देना, ये मांग में परिवर्तन है, ये कीमत में परिवर्तन। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसके मांग की मात्रा में जितना परिवर्तन होता है, इन दोनों के आनुपातिक संबंध को ही हम मांग की लोच कहते हैं। यही डेफिनेशन आपको लिख देना है। अब यहां क्या किया गया है, ये जब नीचे की तरफ डेल्टा क्यू के नीचे था और डेल्टा पी अपॉन पी नीचे था, तो दोनों को इस पार करेंगे तो वो ऊपर नीचे हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, ये भी प्रतिशत में ही लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पहले की पी थी और ये पहले का क्यू था, पहले की प्राइस और पहले का क्वांटिटी की कितना डिमांड हो रही थी, तो उससे गुणा किया गया। अब हम लोग ग्राफ की बात करें तो इस पर इसके जो प्रकार है वो बेटा 5 प्रकार के बनते हैं। क्या बनते हैं, इसके 5 टाइप्स है, और इसे मार्शल साहब ने बताया था। किसने बताया था, मार्शल महोदय ने बताया था। एक कहा गया है कि परफेक्टली इलास्टिक होता है, एक क्या कहा गया, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, पूर्णतः लोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार है, और साथ ही साथ एक कहा गया कि समलोचदार है। ठीक है, यूनिट इलास्टिक है, और साथ ही साथ इसमें बेलोचदार और बेलोचदार के बाद में पूर्णतः लोचदार के बाद में सापेक्षिक लोचदार की बात की जा रही है। तो एक तो रिलेटिवली इनइलास्टिक है, एक रिलेटिवली इलास्टिक है।
ये पांचों प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं। आइए इन्हीं बातों को हम देखेंगे। अच्छा, विधियों में हम लोग रेखा गणितीय विधि या बिंदु रेखीय विधि को हम आपको समझाएंगे, जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। पहले ग्राफ पे हम चलते हैं, तो मैं आपको सारी बात बताने वाले हैं कि भाई ऐसा ग्राफ जहां पे क्या बात हो रही है, पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक, क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कर्व है, और ये क्या है, डिमांड कर्व है। तो यह बनता कैसे है, पहले इसका हम फार्मूला देख लेते हैं, फिर बनाने पर भी आते हैं कि कैसे बनेगा। पहले फार्मूले से चलेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये मांग की लोच है, लोच का एक से क्या संबंध है, तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, अनंत की तरह प्रयोग में आएगा। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका सूत्र हो गया। मैंने आपसे कहा था हम सूत्र भी देते हुए चलेंगे, तो नोट कर लो। इसे पूर्णतः लोचदार कहते हैं। ये लोचदार होता क्यों है, तो सीधी सीधी डेफिनेशन है कि यदि थोड़ी सी मूल्य में वृद्धि होती है, थोड़ी सी मूल्य बढ़ती है, तो मांग शून्य हो जाएगी। थोड़ी सी मूल्य बढ़ी तो मांग शून्य हो जाएगी। यदि मांग मूल्य थोड़ी सी कम हुई तो मांग अनंत हो जाएगी। मूल्य ही घटना बढ़ना है। मांग का नियम क्या कहता है कि मूल्य में वृद्धि होने से मांग कम होती है, मूल्य कम होने से मांग बढ़ जाती है। ये उसी पे काम करने वाले पांचों ग्राफ। अब यहां पे डेफिनेशन मैंने लिख दी है। जब मूल्य में सूक्ष्म कमी हो तो मांग अनंत हो जाए, कम होने पे, मूल्य कम होने पे क्या हो जाता है, मांग अनंत हो जाए। जब मूल्य में थोड़ी वृद्धि हो, थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाए, तो मांग बिल्कुल शून्य हो जाती है। मतलब इतना तेज चलता है जैसे पेंडुलम हो, ठीक है। तो इसे हम पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कहते हैं। आइए इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं कि भाई कैसे बनेगा। तो चलो भाई इसको हम बना लेते हैं। ठीक है जी। अब इस तरीके से अगर ये कर्व हम लोग बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि इधर हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, इधर हमारे पास क्या हो जाता है, तो ये क्यू हो जाता है, मांग की मात्रा हो जाती है, और ये प्राइस हो जाता है। अब कहा क्या गया है, कहा गया है कि ये पूर्णतः इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू इनफाइनाइट या अनंत की बात की गई है। अनंत कहने का मतलब है कि यहां पर जो कर्व बनेगा वो सीधा बनता है। क्या बनता है, ये सीधा ऊर्ध्वाधर नहीं होता, ये क्षैतिज होता है। क्या होता है, ये क्षैतिज होता है। इसमें सिंपल सी बात है, यह क्षैतिज होता है। यह वक्र आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, क्षैतिज होता है। क्या होता है बेटा, क्षैतिज होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया भाई। तो ये क्षैतिज होता है। अगर इस तरीके का कर्व आए तो ये आपको क्षैतिज दिखाना है। अब इस पे जब क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ आए कि अनंत कैसे हो जाता है। क्लियर है। तो ये तो पहली बात होगी। इसे आप चाहो तो, आपकी डेफिनेशन है, आपका कर्व है, आप इसे अपने पास रख सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के या लिख करके। हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। पूर्णता बिलोजदार, परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करते हैं। परफेक्टली इलास्टिक की बात करेंगे तो यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल्स टू शून्य हो जाएगा। यहां हमने लिख दिया सूत्र। इस वाले का ये दूसरा ग्राफ है। क्या है, ये दूसरा है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें यह होता है कि जब कभी भी थोड़ी सी मूल्य में वृद्धि या कमी हो, लेकिन इसका प्रभाव उसके मांग पर ना दिखे। मूल्य में जो भी चेंज हो रहे हैं, चाहे कमी हो रही है, अगर कम होगा मूल्य तो मांग बढ़ जानी चाहिए, या थोड़ी बढ़नी चाहिए, या उसके बराबर बढ़नी चाहिए। ये तीन कंडीशन हो सकती है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर हो सकता है कि मूल्य बढ़ी हो तो मांग बिल्कुल कम हो जाती, कुछ कम हो जाती या बराबर कम हो जाती, लेकिन उस पर भी कोई प्रभाव नहीं दिखा है। सीधा सीधा बात है, जब मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि या थोड़ी सी कमी का प्रभाव मांग पर ना दिखे तो ऐसे लोच को बेलोचदार, इन इलास्टिक कहते हैं। ये परफेक्टली इन इलास्टिक है बेटा। तो ये डेफिनेशन आपको साथ साथ याद करते चलना है, लिखते चलना है कि ये कैसे बनता है। ये भी बहुत बार पूछा गया बेटा, एक बार नहीं, ये बहुत बार पूछा गया मांग का कर्व है। चलो भाई इसे भी बना लेते हैं गुरुजी। ठीक है जी, बना लिया हमने। अब इसमें क्या करेंगे, तो वही पुराने दो काम। एक तो यहाँ पे हमारा x है और एक हमारा y है। इसे आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे, आपका काम हो जाएगा। ये प्राइस है, ये कीमत है बेटा। ये q है, ये मात्रा है बेटा, ये मात्रा है, क्वांटिटी है बेटा।
ठीक है, चूंकि उसी पे काम करना है हमको, ये O है, मूल बिंदु है। यहां पर क्या होता है बच्चा, यहां पर ये होता है कि ये सीधा होता है, आपको ये कर्व कैसा दिखाई देगा, ये आपको सीधा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ये आपको पूरी तरीके से सीधा दिखाई देता है। ठीक है जी, ये आपको पूरी तरीके से सीधा दिखाई देगा और ये ऊर्ध्वाधर होता है। यह मांग वक्र लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत होता है। अगर आपको इसके विषय में फॉर्मूले के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अभी बताते चलना कि हाँ सर इस पे न्यूमेरिकल बताइए कि कैसे ऐसा हो गया। वैसे इस पे पीएचडी आपको नहीं करनी, लेकिन अगर आपको लगता है तो हम पेड क्लासेस में इसको बताए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस पर हम न्यूमेरिकल वाली भी क्लास जल्दी से जल्दी ले आए, जो आपके बचे कुछ दिन है इसमें आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए, तो कमेंट बॉक्स में भरते रहिएगा। ये आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी, ये एमसीक्यू में आपसे बहुत बार पूछा गया है कि अगर लंबवत मांग का कर्व है तो ये किस प्रकार की मांग की लोच है, तो ये पूर्णतः बेलोचदार होती है, क्योंकि इस पर क्या हो जाता है भैया, मांग वक्र हमारा सीधा लंबवत खड़ा दिखाई देता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है जी, क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर है समलोचदार। अब समलोचदार कैसे होगा, समलोचदार, समलोचदार के लिए एक फार्मूला है आपके पास, ये सूत्र है आपके पास। इस सूत्र को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। ये 1 के बराबर होता है। क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। समलोचदार का मतलब हुआ कि भाई जितनी मात्रा में मांग, कीमत बढ़ रही है वस्तु की, जिस मात्रा में, जिस अनुपात में कीमत बढ़ रही है, मान लो किसी की कीमत, किसी प्याज की कीमत, किसी आलू की कीमत 10% की वृद्धि हुई, तो मांग में भी 10% की कमी आएगी उसी अनुपात में। क्योंकि मांग का नियम यही कहता है, अपवाद तो हम पढ़ नहीं रहे, जितनी कीमत में वृद्धि हो रही है उसी हिसाब से मांग में कमी, जितनी कीमत में कमी उतनी ही मांग में वृद्धि। 10%, 10%, 20%, 20%, क्यों जितना है बढ़ रहा है या घट रहा है, क्यों, क्योंकि जितना पी घट रहा है बढ़ रहा है। अब देखिएगा इसको, जिस अनुपात में मूल्य में वृद्धि होती है, ठीक उसी अनुपात में मांग की मात्रा में वृद्धि होती है, मांग की मात्रा में उतनी ही मात्रा में क्या हो जाती है, कमी होती है। क्या होती है बेटा, देखो यहां जल्दबाजी में हमने लिख दिया है, ये क्या होती है, कमी होती है। ठीक है जी, मांग की मात्रा में कमी होती है, समलोचदार मांग की लोच कहते हैं, क्योंकि उतनी ही मांग हमारी क्या हो जाएगी, घटेगी। अब आइए हम इसको बना लेते हैं, इसका वक्र हम बना लेते हैं। ध्यान रखना है आपको कैसे बनाना है, वही 2 बातें आपको करनी है यहां पर। ठीक है जी, एक तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, एक आपका y हो जाएगा और एक आपका x हो जाएगा बेटा। ये आपका प्राइस हो जाता है बेटा, ये आपका q मात्रा हो जाती है बेटा, ये आपका 0 पॉइंट हो जाता है। अब जिस मात्रा में, यहां पे आपको थोड़ी सी टेक्निकल चीजें देखनी पड़ेंगी। आपने पढ़ा था हमसे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा y और डेल्टा P, ये आपने प्रतिशत के रूप में पढ़ा था। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो मूल्य में 10% का परिवर्तन आए और इस 10% के परिवर्तन से ही मांग में भी 10% की कमी आ जाए, क्योंकि जब जब मूल्य बढ़ता है तब तब मांग घटती है, तो ये बढ़ेगी ये घटेगी, तो ऐसी कंडीशन को ही हमको यहां बना लेना है। ठीक है जी, ऐसी ही बात को हमको तो बनाना है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे भाई, कि मान लो ये पहले हमारे पास प्राइस इस तरीके से थी, यहां पे रही हो, ठीक है, प्राइस हमारे पास ये रही हो 10% वाली, अब हमारे पास 10% की प्राइस बढ़ गई। ठीक, जिस अनुपात में हमारी प्राइस बढ़ रही है, ठीक उसी अनुपात में हमारी ये भी घट रही है, तो इसे हम उसी अनुपात में कम कर दे रहे हैं। जितना ये बढ़ रही है, मान लो यहां है, उतना ही ये कम भी हो जाएगी। ये बिंदु बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, ठीक है जी, तो जिस अनुपात में ये कम हो रहा है उसी अनुपात में दूसरा बढ़ रहा है। क्लियर है, डन। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको अगर जो मैच कराने वाली रेखा है बेटा, जो मैच कराने वाली रेखा है बेटा, उसी को हम लोग समलोचदार कह देते हैं, उसी को हम समलोचदार कह देते हैं। ठीक,
ठीक है जी, ऐसे बन जाएगा आपका। अब ये दोनों बिंदुएं एक ही बात दिखाती हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम यहां पे दिखाएं तो 10% और 10%, ये बात आपके दिमाग में जानी चाहिए। ठीक है, जो पी में अगर वृद्धि दिख रही है तो ये कमी दिखाई दे रही है, मतलब 10% की वृद्धि, 10% की कमी। ये वृद्धि दिखाई रही है, कमी दिखाई दे रही है। ये क्यू डैश हो गया, ये क्यू था, ये पी था और ये पी डैश हो गया। बस आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही आपको बताना है, जिस अनुपात में मूल्य में कमी या वृद्धि होती है ठीक उसी अनुपात में मांग में वृद्धि या कमी होती है। ठीक है जी, तो ये आपके बराबर हो जाता है 1 के। अब 1 के बराबर क्यों होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 1 के बराबर होगा मतलब 10 से 10 कट जाएगा तो 1 होगा कि नहीं होगा बेटा, इसका आंसर 1 होगा कि नहीं होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, यही तो हमने लिखा है और ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपकी हो जाएगी डेफिनेशन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है लोचदार वक्र, लोचदार वक्र की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर इसको हम कहें तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये लोचदार है या सापेक्षिक लोचदार है, रिलेटिव या रिलेटिवली क्या है, इलास्टिक कर्व है, रिलेटिवली इलास्टिक कर्व है। इसका सूत्र हम लोग देख लेते हैं, इसका सूत्र हम लोग देख लेते हैं बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो लोचदार है ना, लोचदार है ना, बेलोच तो है नहीं, ये लोचदार है, तो लोचदार होने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि भाई हमारे पास कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे यहां पर। ठीक है, लोचदार है तो ये लोच है, डिमांड कहते हैं ना इलास्टिसिटी, तो 1 से ये ज्यादा है, ये नहीं। ठीक, अब बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है कि यदि थोड़ी सी मूल्य में यदि थोड़ी सी वृद्धि हो जाए, थोड़ी सी वृद्धि हो जाए तो इसमें बहुत ज्यादा, क्या बहुत ज्यादा, ऐसी स्थिति जिस मात्रा में कीमत में कमी होती है ठीक उससे अधिक मात्रा में मांग बढ़ जाती है। थोड़ी सी कमी होने पे मांग उससे ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है जी, मान लो 10% की वृद्धि हुई होगी या 1 रुपए की, और ये 1.5 रुपए कर देता है, 10% की वृद्धि पे ये 15% हो जाती है। तो इस ऐसे अनुपातिक संबंध को हम किस रूप में दर्शाने का प्रयास करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू, मान लो डेल्टा पी की बात करें, प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन, क्यू में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, इसी हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे कि अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना हो तो मान लो 10% का वृद्धि हुई, कमी हुई, और ये 15% की वृद्धि हो गई, ये कमी हुई तो यहां पे मांग बढ़ गई। ठीक है जी, और ऐसे अनुपातिक संबंध को अगर इसको हम काट रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, 10 10 1 जा 10 पॉइंट लगेगा, 50 हो गया, 10 5 जा 1.5 आएगा, क्या आएगा बेटा 1 पॉइंट, इसको कैंसिल करोगे बेटा आप, इसको कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1.5, इसके बराबर होगा। तो आप यहां क्या तुलना कर पा रहे हो, आपके पास तुलनात्मक रूप में आपके पास क्या आ रहा है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू आ गया ना, मतलब ये आ गया 1.5, क्या आ गया 1.5, तो 1 से ये ज्यादा है ना, तो आपके पास यही तो आंसर हुआ कि ये 1 से ज्यादा है। तो मैं कह भी रहा था कमेंट करो, आपको कमेंट करने हैं, अगर बाकी भी जरूरत हो कि ऐसे क्वेश्चन हमें बताइए सर, तो आप कमेंट करके बता सकते हो सर, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक सेशन छोटा सा हमें बता दीजिए। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, लेकिन अब मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बता दिया हूं, अब आप नोट कर लो फिर मैं इरेज कर दूं। ठीक है जी, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है। आइए हम इस ग्राफ को समझते हैं बेटा, समझ लेते हैं। देखो भाई, जिस मात्रा में हमें ये बढ़ता है उससे अधिक मात्रा में हमको क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा बिंदु बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्राइस हो गई और ये आपकी क्यू हो गई और ये आपका एक्स हो गया, ये आपका मूल बिंदु हो गया। अब बात होती है कि जिस मात्रा में, देखो भाई पहले अगर हम कुछ भी मान लें पहले कि क्या था, अगर ये मूल्य में वृद्धि अगर यहां से हम माने कि मान लो ये पहले था, पहली स्थिति थी, और मूल्य में हमने अगर थोड़ी सी कमी कर दी, मूल्य में हमने मान लो 10% की कमी की, 10% की, ये कमी वाला पार्ट है,
लेकिन हमारी जो मांग है ना वो बढ़ जाती है, वो अधिक बढ़ जाती है, इतनी की अपेक्षा ज्यादा बढ़ती हुई हमको दिखाई देती है। ठीक है, ये मांग हमारी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारा आज मांग का कर्व ये हमारी 15% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या है, प्राइस है, प्राइस सिर्फ 10% हुई, कम हुई, तो मांग हमारी उससे ज्यादा बढ़ गई, तभी तो लोचदार कहेंगे। इलास्टिसिटी का मतलब हुआ लोचदार। ये पी था, आप इसको P1 मान लो, ये पी था, P1 हो गया, तो आपका ये पहले Q था, ये Q1 हो गया आपका, ये डैश हो गया। ठीक, अब इनको मैच करा दो, तो मैच कराने वाली रेखा को हम थोड़ा डिफरेंट टाइप में ले लेते हैं। ठीक, तो देखो आपको तिरछा दिखाई दे रही, तो जितना ही नत होती जाती है उतना ही इलास्टिक होती जाती है। देख लो, पहले वाले से कंपेयर करो, ये कहां था और कहां ये है आपके पास। ठीक है जी, तो दूसरा हो जाएगा जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, जो यहां आंसर मैंने पहले लिखा था, यहां ED इक्वल्स टू आपको 1.5 दिख रहा था जी। ठीक है, और यही चीज आपको दिखाती है कि ED इज ग्रेटर देन 1। क्या ये बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? थोड़ा सा टिपिकल है, बट आप ये बात समझना चाहोगे तो समझ जाओगे। ऐसी स्थिति जिसमें मांग, जिस मात्रा में कीमत में कमी होती है उससे ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में मांग बढ़ जाती है। ठीक है जी, जिस मात्रा में कीमत में कमी होती है उससे ज्यादा मात्रा में मांग बढ़ जाती है। ठीक, सूत्र के सहारे। और ये आपका कर्व हो गया बेटा, ये आपका वक्र हो गया बेटा, ये आपका वक्र हो गया बेटा, ये आपका वक्र हो गया बेटा। ठीक है जी, अब हम लोग इसके अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, जो पांचवा टाइप है। पांचवे टाइप को हम कैसे देखते हैं, आइए इसको भी देखें। इसको कहते हैं बेलोचदार, इन इलास्टिक या रिलेटिवली इन इलास्टिक। क्या कहते हैं? रिलेटिवली, सापेक्षिक बेलोचदार। किसी के तुलनात्मक रूप में हम सापेक्षित कह सकते हैं कि मूल्य की अपेक्षा मांग। ठीक है, मूल्य की अपेक्षा जो परिवर्तन हो रहा है वो मांग उसके सापेक्ष कैसे घट बढ़ रही है, इसे सापेक्षिक। तो यहां सापेक्षिक क्या है? बेलोचदार, इन इलास्टिक है। सूत्र हम कैसे देखेंगे बेटा? सूत्र हम कैसे देखेंगे बाबू? तो हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहां क्या था, वहां ऐसे था, यहां ऐसे नहीं होगा बेटा, यहां ठीक उलट जाएगा बेटा, क्योंकि बेलोचदार है ना, ये ज्यादा हो ही नहीं सकती एक से, इसलिए बेलोचदार है। चलिए, अब यहां मुद्दा क्या होता है कि यदि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला रखें और इस पर थोड़ा सा मस्तिष्क लगाएं, बल दें हम इस पर, डेल्टा Q प्रतिशत है, डेल्टा P प्रतिशत है बेटा, और इसमें देखें कि जितना परिवर्तन P में होता है उसका कोई प्रभाव इस भाई साहब पर नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है भाई, पड़ता है। ऐसी स्थिति, आप तो पूर्णता बेरोजगार पे पहुंच गए। ऐसी स्थिति जिस मात्रा में मूल्य में बढ़ता है, मूल्य में परिवर्तन होता है, जिस मात्रा में मूल्य बढ़ता है ठीक उसी मात्रा में मांग में कमी होती है, सापेक्षिक बेलोचदार मांग की लोच कही जाती है। क्या हो गया भैया? जिस मात्रा में मूल्य बढ़ता है ठीक उसी मात्रा में मांग में कमी होती है। अब देखो कितनी बढ़िया बात कही गई है, बेलोचदार मांग की कहानी है। किसकी कहानी है? मांग में वृद्धि की दर कम होती है। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? मांग में जिस मात्रा में मूल्य में क्या होती है बेटा? कमी होती है, मांग में उससे कम कमी दिखाई देती है, उससे कम कमी। अगर यहां हम उलट दें इसको, मूल्य में क्या हो जाए? मूल्य में कमी, जिस मात्रा में मूल्य में कमी होती है उस मात्रा में वृद्धि नहीं दिखाई देती है। अगर हम इसको और उलट के देखें, मूल्य में कमी लिख दें, मूल्य में कमी अगर लिखें, ठीक, मूल्य में कमी देख ले, जिस मात्रा में मूल्य में कमी होती है जिस मात्रा में मांग में मूल्य में कमी होती है, तो मांग में, तो इसके ठीक विपरीत हम क्या लिख देंगे? तो इसके विपरीत, तो
इसके विपरीत मांग में वृद्धि में कमी देखी जाती है। मांग में वृद्धि उस दर में कमी देखी जाती है। क्या देखी जाती है बच्चा? कमी देखी जाती है। यहां लिख लेना, कमी देखी जाती है, उस मात्रा में कमी होती है। अब देखो, मैं यही बता रहा था आपसे कि अगर यहां पर मान लो जिस मात्रा में ये कमी हो गई 10% की, तो 10% की कमी हो गई, तो अभी आप कह रहे थे 15% की वृद्धि, लेकिन इससे वृद्धि कम ही दिखाई दे, ये 8% की वृद्धि हो। सोच के देखो, ये 2% की वृद्धि हो, मतलब 10 है तो 10 ना हो, 11 ना हो, 12 ना हो, 15 भी आप कह रहे थे, ये इससे 9, 8, 2, 5 कुछ भी हो, लेकिन 10 के बराबर ना हो, ना 10 से ज्यादा हो, उससे कम वृद्धि दिखाई देती है। यहां पे क्या लिख रहा है? तो इसके विपरीत मांग में वृद्धि उससे कम दिखाई देती है। यह बात आपको ध्यान देना है, उससे कम दिखाई देती है। ठीक है जी। अब भाग दे करके देख लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, अगर मैं दशमलव लगा दूं बेटा, अगर मैं यहां दशमलव लगा दूं बेटा, तो आपको 80 दिखाई देगा, तो 10 से 8 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? अब ये इतना हो गया ना भैया, अब ये इतना हो गया ना, तो ये आपको क्या दिखाई देता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। क्या दिखाई देगा? इज लेस देन 1। ऐसी स्थिति जब मूल्य में, जिस अनुपात में मूल्य कम होता है, उसमें ठीक विपरीत मांग में जो वृद्धि होती है, वृद्धि की दर, उसमें कमी दिखाई देती है, तो बेलोचदार है। मतलब मांग में जब भी कमी हो रही है, मूल्य में जब भी कमी हो रही है, तो मांग उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहा है, मांग में बहुत धीमी गति से वृद्धि दिखाई दे रही है। अब ये हमको कर्व के सहारे समझना है, जानना है। आइए कर्व बना लेते हैं बेटा, ये भी वक्र बना लेते हैं बेटा। देखो भाई, हम यहाँ किनारे से बनाते हैं ये कर्व। ध्यान रखना है कि हमको बनाना क्या है, ध्यान रखना है कि हमको बनाना क्या है। ठीक है जी, यही ध्यान रखना है। अच्छा जी, चलो भाई बनाते हैं। ये y है जो प्राइस को बता रहा है, ये आपका मध्य बिंदु है या मूल बिंदु है, ये आपका x है जो q को दर्शा रहा है। अब देखो ये कह रहा है, ये कह क्या रहा है कि जिस अनुपात में, एक हमने लाइन ड्रॉ की, जिस अनुपात में मांग में कमी होती है, मान लो पहले मांग इतनी थी और जिस अनुपात में मांग में कमी हुई, मान लो 10% की कमी होती है, पहले मांग इतनी थी, मात्रा इतनी थी, लेकिन अब जो इसमें वृद्धि हुई बेटा, जो इसमें वृद्धि हुई बेटा, मान लो इतनी, इसको हम थोड़ा सा और करना चाहेंगे बड़ा, जिस अनुपात में इसमें कमी हुई, जिस अनुपात में इसमें कमी हुई, कमी हो गई इतना ज्यादा, लेकिन ये वृद्धि बहुत कम हो, वृद्धि बहुत कम हो, ये वृद्धि आपको जितनी इसकी लेंथ है उससे ज्यादा इसकी दिखाई दे रही है, तो ये 10 हुई है और ये 8% दिखाई दे, तो ऐसे वाला जब कर्व बनाओगे बेटा, तो तुम खुद इसको एहसास कर पाओगे मेरे लाल, तुम इसको एहसास कर पाओगे कि बहुत तिरछा बन रहा है गुरुजी। क्या कहोगे? ये बहुत तिरछा बन रहा है गुरुजी, ये तो बिल्कुल कान काट ले रहा है। क्या कर रहा है? कान काट ले रहा है। देखो तो बेलोचदार कहते हैं। ठीक है जी, ये क्या हो गया? बेलोचदार हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, ये बेलोचदार हो गया। ठीक, तो आपको डेफिनेशन, आपको सूत्र के हिसाब से ये चीजें समझते हुए चलते चली जानी है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या आपको हमारी बात समझ में आई? सूत्र समझ में आया? ग्राफ बनाने का ढंग समझ में आया बेटा, कि जिस मात्रा में मांग में मूल्य में कमी होती है, उस मात्रा में यहां वृद्धि नहीं दिखाई देती है, यह बेलोचदार होता है। ठीक है जी, लोचदार का मतलब हो गया जिस मात्रा में मूल्य में कमी होती, कमी पे ज्यादा ध्यान देना, कमी वो वृद्धि दिखाएगा, तो जिस मात्रा में कमी होती उससे ठीक विपरीत, उससे तीव्र गति से मूल्य में, मांग में वृद्धि दिखाई देती है। ये 10 है, ये 15 हो गया अनुपात आपको, तो ये लोचदार हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं, समलोचदार, जिस मात्रा में मूल्य में कमी या तो वृद्धि दिखाई दे रही, जिस मात्रा में वृद्धि होती है उसी मात्रा में कमी दिखाई देती है। यहां अगर हम कमी कह देते तो उसी मात्रा में वृद्धि, 10 ये था 10 ये हो गया, इसको समलोचदार काटेंगे, एक आएगा। ठीक है बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं
पूर्णता बेलोचदार। यह वही है जो रिलेटिवली इनइलास्टिक था, ठीक। उसी तरीके से जबकि मैं आपको बताऊं कि पूर्णता बेलोचदार हो या पूर्णता लोचदार हो, ये एक कोई कल्पना है विद्वानों की। तीन ही बड़े प्रकार हैं, एक तो समलोचदार, एक तो सापेक्षिक बेलोचदार और सापेक्षिक लोचदार। ये दो बातें जो हैं, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0, ऐसा कभी नहीं होता है कि मूल्य में परिवर्तन का मांग पर कोई प्रभाव न पड़े। यहां वही बात तो लिखी गई है। क्या लिखा गया? जब मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि या कमी होती है तो इसका किस पर प्रभाव नहीं दिखाई देता? प्रभाव कोई दिखाई ही नहीं देता, ये सिर्फ कोरी कल्पना है। ऐसी चीजें बाजार में घटित नहीं होती। ये भी आप लिख सकते हो कि 0 हो जाए और ये लंबवत हो जाए, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ जाते हैं बेटा। लिखा है ये वाली भी बात कोरी कल्पना है, लेकिन विद्वानों ने बताया हमको पढ़ना है। ये क्षैतिज हो जाता है, ये क्षैतिज हो जाता है जब मूल्य में सूक्ष्म परिवर्तन हो जाए या कमी हो जाए तो मांग अनंत हो जाती। मांग अनंत कैसे होगी? ठीक है, थोड़ी जब मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए तो मांग शून्य हो जाती। ये भी तो कभी नहीं होगा। कभी आपने देखा कि थोड़ी वृद्धियों में कोई लेने ही नहीं जाता है? कुछ लोग तो ले रहे होते हैं ना, मांग कर रहे होते हैं ना। इसी तरीके से ये सारी चीजें, ये पांचों प्रकार के ग्राफ आपके कंप्लीट हुए। अब आगे हम बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिंदु रेखीय विधि की। किसकी बात करते हैं? बिंदु रेखीय विधि की हम लोग बात करते हैं। ये मांग के लोच की मापन की एक प्रकार की विधि है। प्रतिशत विधि भी होती है, चाप विधि भी होती है और व्यय विधि भी होती है, साथ ही साथ बिंदु रेखीय विधि भी होती है। हम आपको ये पांचों के नाम लिख देते हैं। मांग की लोच मापन की विधियां। क्या है बेटा? मांग लोचन मापन की विधियां, ठीक है जी। तो विधियां अगर हम आपको समझा दे ताकि आपको टिक लगाने में बहुत आसानी हो जाए, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आप भी बल्ले बल्ले हो जाओगे, आपका भी दिमाग बहुत अच्छी तरीके चलने लगेगा, मैं मानता हूं। तो एक जो प्रकार है वो क्या है? क्या है बेटा? प्रतिशत विधि है। क्या है बेटा? प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड है, ठीक है जी। फिर एक विधि क्या है? बिंदु रेखीय विधि। क्या है? बिंदु रेखीय विधि है, ठीक है जी। बिंदु रेखीय विधि है बेटा, बिंदु रेखीय विधि है बेटा, बिंदु रेखीय विधि है बेटा। और इसको मैथमेटिकल मेथड भी कहते हैं या रेखा गणितीय मेथड भी कहते हैं। और तीसरी विधि हो जाती है व्यय विधि। क्या हो जाती है? व्यय विधि। अगर आपको इस पर भी कोई भी पॉइंट पर अगर आपको वीडियो चाहिए, आपको ऐसा सेशन चाहिए कि सर ये समझ में आ जाए, हमारे दिमाग में बस जाए, दिमाग में छेद कर जाए और ताकि हम बिहार बोर्ड में टॉपर बन जाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बात बता सकते हो, ये कमेंट कर सकते हो कि सर हमको ये वाली चीज जरूर समझनी है, जरूर से जरूर समझनी है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं उसको जल्दी से जल्दी आपके पेपर से पहले मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आज जो मैं बात करूंगा वो ग्राफ से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें ग्राफ बनता है, ठीक है। इसमें ग्राफ नहीं बनता है बेटा, इसमें ग्राफ भी बनता है व्यय विधि में, ठीक। तो आइए हम बिंदु रेखीय विधि की चर्चा करेंगे, ठीक है जी। बिंदु रेखीय विधि की चर्चा करेंगे। अब ये हमने पहले से क्यों बना रखे हैं? सबसे पहली बात, स्टार्टिंग में आपको कहना क्या है कि इस पर मान लीजिए हमने एक रेखा ले ली। हमने क्या ले लिया? क्या ले लिया बेटा? हमने इस पर एक रेखा मान ली, ठीक है। एक हमने एक लाइन डाल दी। यहीं से कहानी की शुरुआत करोगे। ये पहले की तरफ y है, ये पहले की तरह x है। पूरे इकोनॉमिक्स से x y ही बनता रहता है, ठीक है। अब यहां मात्रा ही है, क्यू वाला है, यहां प्राइस वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बिंदु रेखीय विधि में आपको चरण बता दें, इसके मध्य बिंदु पर जितना इन दोनों का मध्य बिंदु, मेरे हिसाब से तो मध्य यही होगा, अगर आपको कहीं और लग रहा है आगे पीछे तो देख लेना। ये मध्य बिंदु है और यहां पे एक बिंदु होगा M, और ये पॉइंट आपका A होगा और ये पॉइंट आपका B होगा। अगर यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ने की इजाजत चाहता हूं। ये बिंदु आपको बन गया, तो यहां पर आपको MA और MB आपको क्या दिखाई देता है बेटा? इक्वल दिखाई दे रहा होगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा है। बोलो यस, कह दो भाई एक यस। ये अगर इक्वल है तो यहां पर एक फार्मूला लगता है बेटा। इसको मेजर करने के लिए आपके पास एक फार्मूला आएगा।
पूछो कौन सा फार्मूला आएगा? क्या कमेंट बॉक्स में कोई बता पाएगा ये फार्मूला कौन सा होगा? है किसी के पास ये दिमाग? ठीक है, MB अपॉन MA, MB अपॉन MA। ठीक है, MB अपॉन MA का मतलब ये हो गया कि ये मांग में परिवर्तन की बात करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये क्या करता है? कीमत की बात करता है, प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है जी, तो ये प्राइस वाले की बात कर रहा है और ये कीमत वाले की बात कर रहा है। तो कीमत हमेशा क्या हो जाएगी भाई? कीमत हमेशा क्या हो जाएगी भाई? कीमत, हाँ कीमत ये हो जाएगी, कीमत हमेशा नीचे होती है और मांग हमेशा ऊपर होती है। ये बात आपके दिमाग में चलती चली जानी चाहिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई। अब इसमें हम एक और बिंदु बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं फाइनली। ठीक है, अगर यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है तो मैं एक बार आगे बढ़ना चाहता हूं। मैंने इसी को बना दिया है फिर से, यहां पर वो आपका रॉ पेज था, यहां मैंने मध्य बिंदु बना दिया है आपका M वाला पॉइंट। अब देखो बेटा, मैं इसे A को मैं क्या मान ले रहा हूं? मैं यहां पर क्या मान ले रहा हूं? इनफाइनाइट मान ले रहा हूं। मतलब ये जीरो हो जाए, अगर ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए बेटा, ये अगर जीरो हो जाए तो हम क्या देख पाएंगे? मांग बटे अगर MB आपके पास कुछ भी हो, MA अगर हम जीरो कर देते हैं तो क्या होता है? कोई बताएगा? अगर इसे हम जीरो कर दे तो कोई बताएगा हमें क्या होगा? बताओ। MA अगर जीरो हो जाए तो कोई बताएगा? नीचे की तरफ जो तो इनफाइनाइट आता है। अगर हम पहली अवस्था में क्या करें, यदि MA इक्वल्स टू जीरो, तो अगर ना समझ में आ रहा तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाली में जाएंगे तो क्या होगा? MB कुछ भी रहे, MB हमारे पास कुछ भी रही है, हमारे पास जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा भैया? इनफाइनाइट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर मैं यहां पर MB को जीरो कर दूं, यहां पर मैं इसको जीरो कर दूं, MB को, ये जो आपका B पॉइंट है, तो एक कहानी आपको बन जाएगी। पहले तो इसे बना लो, तो ये आपका क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? पहला पॉइंट। तो ये पहला पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कोई बताएगा कि नहीं बताएगा? ये पहला वाला बन गया। अब यहां पर दूसरा देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इसको इसी तरीके से MB को जीरो कर दें, MB को जीरो कर दें और ये आपका वैसे रहे, तो MB जब भी जीरो होता है, MA ऐसे रहने दें, MB अगर जीरो हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? ऊपर जीरो तो नीचे भी हीरो हीरो। तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आपके पास हो जाएगा बेटा, वो आपका बन जाएगा जीरो। ठीक है, यहां भी आप हो गए हीरो। दो चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक, तो पहला और दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से एक ये हो जाता है जिसको आप वहां पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मान रहे थे। ठीक, मतलब एक परफेक्टली इलास्टिक वाला है और एक परफेक्टली इन इलास्टिक है, पूर्णतः लोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार है। तो ये दिखा रहा है। अब इसे कोई बताए, अभी बच्चे हमारे बताने वाले हैं, मैं मान लूंगा कि आप लोग बता दोगे। ठीक है सर, देखो ये बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जितने लोगों को दिख रहा है वो लोग कमेंट करके हमें ये बात बता सकते हैं। हाँ सर हमें तो दिख रहा है, बाकी बच्चा लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये तो सर हम नहीं जानते हैं। बताओ भाई, दिख रहा है सबको? अगर सबको ये बात दिख रही है, देखो यहाँ पे कि ये जितना है ये बराबर है इतने के। ठीक है जी, दोनों बराबर ना, ये बराबर है इसके। इसका मतलब है कि जब भी AM और MB बराबर है तो दोनों बराबर एक हो जाता है। तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जितना MB है उतना MA है, और दोनों की वैल्यू अगर है तो ये एक हो जाएगा। इसका मतलब ये समलोचदार हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? समलोचदार हो जाए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ये बना दोगे। यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। कौन सा वाला पॉइंट भैया? ये वाला पॉइंट। अब पूछोगे कि सर जी बीच वाला कौन बताने आएगा? इसे भी तो बता दीजिए। तो बेटा यहां बढ़ रहे हैं, ज्यादा हो रहा है, तो यहां ज्यादा हो रहा है तो इसके बीच का जो बिंदु होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ये मध्य बिंदु हो गया।
और यहां पे जो दर्शाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यहां घट रहा है ना, 0 हो गया। ठीक, यहां बहुत 0 से चलो, 0 से फिर कुछ एक ज्यादा हुआ, ये कम हो रहा है, यहां पर जो दोनों बराबर, यहां से ये ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इलास्टिसिटी लॉस ज्यादा, ये कम हो गया और यहां पहुंचते पहुंचते ये अनंत हो गया। तो इस तरीके से पांचों पॉइंट हम इंडिकेट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको, यहां जो बिंदु बन रहा है बेटा, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट बन रहा है, मैंने बताया। ये वाला जो बिंदु बन रहा है आपका, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 बन रहा है। ये वाला बिंदु आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 बन रहा है। ठीक है, और ये जो बीच का पॉइंट है एमबी के बीच में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 बन रहा है, और ये वाला बिंदु आपका बन रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये बिंदु रेखीय विधि होती है, बिंदुओं के द्वारा हम इसको इंडिकेट करते हैं। आप इसको यहीं से शुरू करिएगा लिखने का काम। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको बेटा इन सारे मापन की विधियों में से कोई और विधि भी जाननी है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना एक दिल छोड़ के जाइएगा, अपना एक कमेंट अपने प्यारे से सर के लिए छोड़ के जाइएगा, ताकि आपके लिए जो बचे हुए दिन है बेटा, ये जो बचे हुए 22 दिन हैं, उसमें हम आपको कुछ बेहतर दे पाएं। आपके कमेंट को इंतजार हमें रहेगा, उसे हम जरूर पढ़ेंगे, रिप्लाई करेंगे, आपके लिए ऐसी बेहतर क्लास लेकर के आएंगे, ताकि आप बिहार बोर्ड में टॉपर्स बन पाओ, स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर। लव यू, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।